आज हम सीख वाली ताई यह पाठ इसका पुनरावर्तन करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, इसका पुनरावर्तन करेंगे। सीख वाली यह कहानी एक वर्णनात्मक कहानी है। इसकी लेखिका है सुनीता। इस कहानी के माध्यम से लेखिका सुनीता ने कठोरता में छुपी कोमलता, बच्चों के प्रति निर्मल वत्सलता, सहानुभूति की चाहत और अगुणों का गुणों में परिवर्तन आदि स्थितियों को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। लेखिका सुनीता यह हरियाणा के सालवन गांव की रहने वाली थी और उनका जन्म 29 जनवरी 1954 को हुआ था। वे कहानियां लिखती हैं और सीख वाली यह भी एक बहुत ही अच्छी वर्णनात्मक कहानी है। चलो बच्चों, कहानी पर हम चलते हैं। सीख वाली ताई। सारा गांव उन्हें कहता सीख वाली ताई, बड़े भी छोटे भी सभी इसी नाम से बुलाते। सालवन गांव में जब से ब्याह कर आई थी ताई, तब से उनके गांव का सीख उनके नाम से जुड़ गया। ऐसा जुड़ा कि खुद अपना नाम तक उन्हें याद नहीं। तो यहाँ देखो इस पैराग्राफ में बच्चों, ये जो सीख वाली ताई है, इनके मायके का नाम है सीख और इसीलिए लोग उन्हें उनके नाम से न बल्कि उनके गांव के नाम से उन्हें पुकारने लगे। और फिर धीरे धीरे समय के उपरांत लोग उन्हें बस उनके नाम से ही पुकारने लगे और सीख वाली ताई को भी वही नाम सुनते सुनते उन्हें अपना स्वयं का नाम भी याद नहीं रहा। वह सीख वाली ताई बनकर ही रह गए। और ब्याह के बाद, सीख तो उनका मायका था, ब्याह के बाद वो किस गांव में ब्याह कराई? सालवन गांव में, जो लेखिका का गांव है। हरियाणा के सालवन गांव में वो ब्याह कर आई थी। छोटे बड़े सभी उन्हें नाम से पुकारते हैं, सीख वाली ताई। ताई अपने हिंदी के शब्द में ताई अर्थात बड़ी माँ को कहा जाता है, ताऊ जी अर्थात बड़े पिताजी को कहा जाता है। तो उसी प्रकार सभी छोटे बड़े सभी उन्हें क्या कहने लगे? सीख वाली ताई। सालवन गांव के सभी सदस्य उन्हें कहने लगे। कोई 50 बरस तो हो ही गए सीख वाली ताई को इस गांव में आए। तब 16 बरस की थी, अब 70 से कुछ ही कम होंगी। इस बीच कौन सा दुख नहीं झेला उन्होंने। पति किशोरीलाल फौज में थे, बड़े ही दिलेर और खुश मिजाज। हर कोई उनकी तारीफ करता। नई दुल्हन बनकर सालवन गांव में आई सीख वाली ताई के वे सबसे खुशियों भरे दिन थे। मगर शादी के 4-5 बरस ही पति की मृत्यु की खबर आ गई। उसके बाद जल्दी ही सास ससुर का साया भी सिर से उठ गया। सीख वाली ताई रह गई अकेली, निपट अकेली। देखो ये बच्चों, सीख वाली ताई का विवाह 16 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और यहाँ सालवन गांव में आए उन्हें लगभग कितने वर्ष हो गए? 50 वर्ष हो गए। 16 वर्ष की आयु में विवाह और आए 50, लगभग 50 और 16 मिलकर कितना हो गया है? 66। यहाँ पे क्या लिखा है? 70 से कुछ ही कम। 66 में 4 जोड़ोगे तो बच्चे 70 हो जाएगा। तो 70 से कुछ ही कम उम्र की अब सीख वाली ताई है। तो उन्हें सालवन गांव में रहते रहते लगभग 50 वर्ष हो गए हैं और 16 वर्ष की जब थी विवाह करके वो सालवन गांव में आए थे और उनके पति का नाम था किशोरी लाल। वो फौज में थे और बड़े ही दिलेर, दिलेर अर्थात बहादुर थे और खुश मिजाज था, हमेशा प्रसन्न, हमेशा आनंदित रहने वाले उनके पति थे। और हर कोई उनके पति के क्या करता? तारीफ करता। लेकिन 4-5 वर्ष के बाद ही सीख वाली ताई के पति किशोरी लाल की मृत्यु हो गई, जो कि फौज में थे। और कुछ ही समय के बाद सीख वाली ताई के सास ससुर भी क्या हो गए? स्वर्गवासी हो गए, अर्थात चल बसे। अब निपट अर्थात एकदम अकेली, कोई भी नहीं, बिल्कुल निपट अर्थात बिल्कुल। तो सीख वाली ताई अब बिल्कुल अकेली रह गए। उनके सास ससुर भी मर गए, उनके पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब वो मात्र अकेली रह गई। शादी के बाद 4-5 बरस के बाद ही 16 वर्ष की आयु में शादी हुई। 21-22 की उम्र में ही वो विधवा हो गई और साथ ही बिल्कुल अकेली रही। तो इस प्रकार वह सालवन गांव में एकदम अकेली जीवन व्यतीत कर रही। हालांकि अकेली भले ही हो, दबंग इतनी थी कि मजाल है कोई दबा ले, उल्टी सी बात सुनाती थी। इसलिए आस पड़ोस लोग भी जरा दूर ही रहते थे। जो देखने में खूब लंबी चौड़ी, खूब ऊंची कद वाली सी वाली सांवला पक्का और बोली ऐसी सख्त कड़वी की जिसे 2-4 खरी खरी सुना दे उसे रात भर नींद न आए। देखो
अब इस पैराग्राफ में सीख वाली ताई के स्वभाव के बारे में बताया गया है। सास ससुर तथा पति की मृत्यु के उपरांत वह भले बिल्कुल अकेली रह गई, लेकिन वह अकेली थी, लेकिन बहुत ही दबंग थी, अर्थात बहुत ही बहादुर थी, किसी भी से डरने वाली नहीं थी। इस प्रकार उनके आसपास पड़ोस के कोई भी उन्हें उल्टी सीधी बात नहीं कर पाता था कि वह इतनी दबंग थी। अगर कोई उनसे कुछ कहता भी तो वो एक के बदले क्या कर देती थी, चार सुना देती थी, जिसके कारण उनके आस पड़ोस के लोग क्या रहते थे, उनसे बहुत ही दूर दूर रहते थे। और इनके शारीरिक आकृति कैसी थी, बहुत ही लंबी चौड़ी थी, ऊंची कद काठी की थी, और इनका रंग क्या था, बहुत ही सांवला पक्का रंग था, काले रंग की थी, कलर बहुत इनका गहरा था। और चेहरे पर कैसा था, मर्दानापन, शरीर ही बताया गया ना, एकदम लंबा चौड़ा ऊंची कद काठी, तो चेहरे पर इनके मर्दानापन था, और जिसे देखते ही लोग क्या हो जाए, डर जाए। और इनकी बोली कैसी थी, एकदम सख्त और कड़वी, और जिसे सुनाती थी तो एकदम खरी खरी ही कड़वी ही बातें करती थी, और जिससे इनका एक बार झगड़ा हो जाए या कोई इनसे इनकी खरी खोटी कोई सुन ले तो उसे रात भर नींद न आए। तो इस प्रकार उनके स्वभाव का वर्णन किया गया है, उनके रंग का, उनकी कद काठी का, उनकी बोली का और उनके स्वभाव का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सबकी मृत्यु के बाद वो अकेली रह गई, साथ ही अपने स्वभाव के कारण भी वो कुछ ज्यादा ही अकेली पड़ गई। लोग उनसे क्या करने लगे, दूर दूर ही रहने लगे। सबसे ज्यादा तो डरते थे गांव के बच्चे उनसे, जरा सी बात पर घुड़क देती। कभी कभी तो सामने वाले मैदान में ज्यादा शोर मचाने पर पास में पड़ी लाठी फर्श पर ऐसे ठकठकाती कि बच्चे दूर भागते नजर आते, कुछ तो उनकी शक्ल देखते ही उड़न छू हो जाते। अब आस पड़ोस के लोग उनके स्वभाव के कारण, उनकी खरी खोटी बातों के कारण उससे दूर रहते थे, लेकिन बच्चे बच्चे भी उनसे दूर रहते थे। और बच्चों को क्या करती थी, छोटी छोटी बातों पे, जरा सी भी कोई बात होती उन्हें घुड़क देती थी, डांट देती थी। और अगर बच्चे उनके घर के सामने वाले मैदान में अगर बहुत शोरगुल करते तो अपनी एक लाठी से खटखटाकर उन्हें क्या करती, भगा देती। और कुछ बच्चे तो इतने सहमे रहते थे, उनकी शक्ल देखकर ही उड़न छू अर्थात भाग जाते थे। उनकी शक्ल के बारे में बताया ना, बहुत ही सांवला पंखा रंग था, और चेहरे पर मर्दानापन ऐसा था कि लोग देख के डर जाए। तो बच्चे भी क्या करते थे, डर के मारे उनसे दूर रहते थे, और साथ ही आस पड़ोस के लोग दूर रहते थे कि एक की वो क्या करती थी, चार सुना देती थी। इसके कारण आस पड़ोस के लोग भी दूर रहते थे। डर तो शुरू में नीना को भी उनसे लगता था। नानी के कहने पर कभी कभी सीख वाली ताई से लस्सी लेने चली जाती थी। सीख वाली ताई कभी तो उसे बेबाक भुड़क देती और कभी प्यार से पास बिठाकर बातें करने लगती। आ बैठ, तनिक मक्खन निकाल कर अभी लस्सी देती हूँ। नीना डरते डरते बैठ जाती और सीख वाली ताई को मक्खन निकालते देखती रहती, बीच बीच में अपने स्कूल या नानी की कोई बात छेड़ देती। तो देखो यहाँ पर अभी तक केवल सीख वाली ताई, उनके पति किशोरी लाल और उनके सास ससुर का वर्णन, आस पड़ोस और बच्चों का वर्णन था। अब आगे कहानी का विस्तार हो रहा है, कहानी का प्रभाव बढ़ रहा है। यहाँ पर नीना नामक एक बालिका का वर्णन किया गया है, जो सीख वाली ताई के पड़ोस में ही रहती थी। और ये नीना, यह लड़की अपनी नानी के साथ सालवन गांव में रहती थी। तो जब उसकी नानी उसे सीख वाली ताई के यहाँ लस्सी लेने भेजती तब वह जाती, वो अपनी मर्जी से नहीं जाती थी, वह भी सीख वाली ताई से डरती थी। और फिर वो जब सीख वाली ताई के यहाँ लस्सी लेने जाती तो सीख वाली ताई क्या करती, थोड़ा रुको, मैं मक्खन निकाल कर फिर लस्सी देती हूँ। और फिर नीना भी डरी सहमी रहती थी, तो डरते डरते बैठ जाती। और जब उसके मन में डर रहता तो यहाँ वहाँ की अपनी स्कूल की और नानी की बातें वो क्या करती, सीख वाली ताई से करती। और उसी बीच सीख वाली ताई क्या करती, मक्खन निकाल कर नीना को लस्सी दे देते थे। सीख वाली ताई को उसकी बातें अच्छी लगती, पूछती तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना, ले खा। और कटोरी में ढेर सारा मक्खन डालकर सामने रख देती। कभी कभी वे चूल्हे के पास बिठाकर बातें करती और तवे से उतारकर मक्के की गर्म रोटी खिलाती, ऊपर ढेर सा मक्खन। नीना का जी खुश हो जाता। हालांकि जाने क्या बात थी कि सीख वाली ताई के इतना प्यार जताने पर भी वह अंदर ही अंदर डरी सी रहती। लगता बस सुर बदलने की वाली है। कड़वे पहले भी देख चुकी की बातें कैसे सुनाती, बच्चों को जरा जरा सी बात देती, जिस तरह तो रहता था
सीख वाली अपना सुर अर्थात अपना भाव या अपना विचार बदल देगी और फिर से कड़वे बोल सुनाने लगेगी। जैसे नीना को क्या करना होगा, रोते रोते भागकर जाना होगा। लेकिन सीख वाली ताई और नीना धीरे धीरे दोनों का लगाव बढ़ते जाता है और सीख वाली ताई नीना को अपने पास बिठाकर उसे मक्खन खिलाती और कटोरी में ढेर सारा मक्खन देती है। साथ ही कभी कभी अपने चूल्हे के पास बिठाकर उसे मक्के की गरम गरम रोटी खिलाती है और उस मक्के की रोटी पर ढेर सारा मक्खन डालकर खिलाती। लेकिन इतने प्यार के बावजूद भी फिर नीना के मन में कहीं न कहीं डर बना रहता था कि कब सीख वाली ताई घुड़क देगी या डांट देगी। मगर आश्चर्य, सीख वाली ताई नीना से कभी नाराज नहीं होती थी। कभी कभार रूखा भले ही बोल दे पर डांटा कभी नहीं। सच तो यह है कि नीना उन्हें अच्छी लगने लगी थी, शायद इसलिए कि नीना की भोली बातें सीख वाली ताई के कठोर दिल को पिघला कर मुलायम मक्खन सा बना देती थी। नीना उनसे कहती, ताई कहानी सुनाओ ना। फिर देखो आगे धीरे धीरे नीना और सीख वाली ताई में आपसी प्यार का संबंध बढ़ने लगता है। और जैसे सीख वाली ताई का कठोर स्वभाव था, कड़वी बोली थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नीना से उन्हें धीरे धीरे प्यार और लगाव होने लगा था। उन्होंने नीना को कभी डांटा नहीं, हाँ कभी कभार रूखा बोल दिया होगा, लेकिन उन्हें डांटा, नीना को डांटा नहीं। और शायद सीख वाली ताई को क्या होने लगा था, नीना की बचपन की प्यारी प्यारी भोली बातें अच्छी लगने लगी थी और जो उनका कठोर दिल था सीख वाली ताई का, अकेले रहते रहते एकदम रुष्ट स्वभाव हो गया था, वो भी मानो मक्खन की तरह मानो नीना ने उनके दिल को पिघला दिया हो और नीना उनसे कहानियां सुनती थी। सीख वाली ताई चाहे अनचाहे शुरू हो जाती, फिर उन्हें भी रस आने लगता, सुनाती जाती और खुद भी हंसते हंसते दोहरी होती जाती। उनकी कहानियां थी ही ऐसी मजेदार। पिद्दी पिद्दी की कहानी उनकी सबसे प्रिय कहानी थी। जितनी बार सुनाती खूब हंसती, हंसते हुए उनका पूरा पूरा शरीर हिलता और खुशी की हिलोर से भर जाता था। कभी कभी नीना भी उन्हें अपनी किताब में लिखी बातें बताती। सुनकर सीख वाली ताई खूब हैरान होती, मासूम बच्चों जैसा चेहरा बनाकर पूछती, अच्छा ऐसा लिखा है तेरी किताब में, बता बेटी और क्या क्या लिखा है तेरी किताब में। तो सीख वाली ताई जब नीना कहती कि मुझे कहानी सुना, तो चाहे यानी अपने मन से या अनचाहे बिना मन से भी नीना को वह कहानी सुनाती और बहुत सारी कहानियां सुनाती। कहानी सुनाते सुनाते वो बहुत हंसती और हंसते हंसते लोटपोट हो जाती, दोहरी हो जाती अर्थात लोटपोट हो जाती। और उनकी कहानियां बहुत ही मजेदार होती भी थी। और उनकी सबसे प्रिय कहानी कौन सी थी, पिद्दे पिद्दे की कहानी, पिद्दी और पिद्दे की कहानी। और जितनी बार वो कहानी सुनाती उतनी ही बार वो क्या करती, बहुत ही हंसती और हंसते हंसते उनका पूरा शरीर क्या होने लगता, हिलने लगता और खुशी के हिलों से अर्थात वो बहुत ही आनंदित हो जाती है। अकेले रह रह के एकदम ऊब जाती थी, लेकिन नीना के साथ उन्हें आनंद आता, कहानियां सुनाती और खुद भी बहुत ही वो प्रसन्न होती रहती थी। और कभी कभी नीना भी क्या करती, उन्हें अपनी किताब में लिखी हुई बातें बताती और जिससे बड़े ही भोलेपन से, बड़े ही मासूम बच्चों की तरह सीख वाली ताई उससे पूछती, अच्छा ऐसा लिखा है तेरी किताब में और क्या क्या लिखा है तेरी किताब में, इस प्रकार पूछती। इस प्रकार वो वात्सल्य पूर्वक नीना से बातें करती। इसके पहले भी पैराग्राफ में तुम लोगों ने बच्चा देखा, वो अपनी नीना को पास में बिठाकर कहती है, तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना, ले खा, और कटोरी में ढेर सारा मक्खन उसके सामने रख देती। तो इस प्रकार दोनों में आपसी प्यार बढ़ते जाता है। यूं थोड़े ही दिनों में नीना और सीख वाले की ऐसी दोस्ती हुई कि जो भी देखता हैरान होता और इस नन्ही सी बच्ची को भला क्यों सीख वाली ताई इतना प्यार करने लगी। तो धीरे धीरे इनका आपसे प्यार बढ़ा, वो प्यार दोस्ती में बदल गया और सभी गांव वालों को, साधारण गांव वालों को, लोगों को सीख वाली ताई और नीना की दोस्ती को देखकर आश्चर्य होने लगा और लोग सोचते कि सीख वाली ताई नीना से इतना क्यों प्यार करती है, क्योंकि सीख वाली ताई का स्वभाव लोगों के सामने कठोर और सख्त था, तो प्यार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए लोगों को बड़ा आश्चर्य होता कि वो नीना से कैसे इतना प्यार करने लगी। सीख वाली ताई को आंख से थोड़ा कम सूझने लगा है, यह भी सबसे पहले नीना को ही महसूस हुआ। वह यह कि एक बार नीना को भी घी बूरा खिलाने के लिए रोक लिया ताई ने। घी बूरा बना रही थी, तभी नीना को शक हुआ, ताई घी में कहीं बूरे की जगह नमक तो नहीं डालने जा रही। देखा तो टोका, क्या कर रही हो ताई, यह बूरा नहीं नमक है। तो धीरे धीरे समय के अनुसार लगभग वह 70 वर्ष की होने लगी थी सीख वाली ताई। तो उम्र के अनुसार उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी और उनकी आंखों से कम दिखाई दे रहा है। ये सबसे पहले किसने महसूस किया, नीना ने, कि उसकी भी सीख वाली ताई एकदम अकेली थी, उनके घर में कोई नहीं था और आस पड़ोस के तथा
बच्चे भी उनके पास नहीं आते थे, केवल नीना ही अपने नानी के कहने पर लस्सी लेने आती थी। तो उनके अधिक निकट केवल नीना ही थी। तो नीना को ही सबसे पहले उनकी आंखों की रोशनी कम होने के बारे में पता लगा। वो भी कैसे पता लगा, एक बार वह नीना को घी और शक्कर खाने के लिए दे रहे थे, तो वो क्या किया, उन्होंने शक्कर की जगह नमक डालने जा रहे थे। तब नीना ने देखा और उन्हें कहा कि आप शक्कर नहीं नमक डालने जा रही हो। इस प्रकार नीना ने उन्हें टोका अर्थात रोका। तब उन्हें एहसास हुआ नीना को कि सीख वाली ताई की आंखों की रोशनी कम हो रही है। और जैसे ही सीख वाली ताई को नीना ने टोका तो वो क्या हो गई, एकदम शर्मिंदा हो गई, लजा गए कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, उन्हें साफ से दिखाई नहीं देता है। सीख वाली ताई शर्मिंदा हो गई, क्या करूं बेटी, आंख से कुछ सूझता ही नहीं, अच्छा हुआ जो तूने देख लिया। कहते कहते उनका चेहरा थोड़ा रुआसा हो गया। गांव में कोई उनसे हमदर्दी नहीं रखता था, तो भला वे अपना दुख किससे कहती। तो लोगों को अपना दुख बांटने के लिए भी कोई होना चाहिए। अगर व्यक्ति के अपने दुख तकलीफ अपनी बातों का अगर अपने मन में ही रखेगा, किसी से बांटेगा नहीं, तो और दुखी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जब नीना सीख वाली ताई की दोस्त बन गई, तो सीख वाली ताई एकदम रुआसे मन से उन्होंने अपने दर्द को नीना से बांटा कि क्या करूं, अब उम्र हो गई है और उनके आंखों से साफ साफ नहीं दिखाई देता। अच्छा हुआ नीना ने उन्हें नमक डालने से रोक दिया। और सीख वाली ताई के कठोर स्वभाव के कारण कोई भी उनसे हमदर्दी नहीं दिखाता था, जबकि वे विधवा थी, एकदम अकेली थी, लेकिन उनके स्वभाव के कारण लोग उनसे दूर दूर ही रहते थे, कोई उनसे हमदर्दी नहीं दिखाता। अकेली रहने के कारण वो किसी से अपना दुख नहीं बांट पाती थी। लेकिन अब नीना से दोस्ती हो जाने के कारण वह अपनी बातें नीना से कहती, उसे कहानियां सुनाकर खुशी होती, आनंदित होती। इस प्रकार दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। नीना बोली, ताई कहो तो मैं नानी से थोड़ा सा काजल ले आऊं। मेरी नानी बहुत अच्छा काजल बनाती है, शायद उससे आपकी आंखें ठीक हो जाए। अच्छा, ऐसा काजल है उनके पास? एक बार सुना तो था, पता नहीं किसने कहा था, पर तेरी नानी देगी मुझे? तो नीना को भी सीख वाली ताई से लगाव हो जाता है, उनकी चिंता होती है। और नीना सीख वाली ताई से कहती है कि नीना की नानी बहुत ही अच्छा काजल बनाती है, और वो क्या करेंगी, नानी से काजल मांगकर सीख वाली ताई के लिए लेकर आएगी, जिससे सीख वाली ताई की आंखें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएगी। तो यह बात सुनकर सीख वाली ताई बड़ी आश्चर्य से एकदम बच्चों की तरह से प्रश्न पूछती हैं कि उनके पास कोई ऐसा काजल भी है। और फिर उन्हें शक भी शंका भी होती है कि वो मुझे नीना की नानी काजल देंगी या नहीं। इस प्रकार का प्रश्न करती हैं, क्योंकि वो जानती है उनके कठोर स्वभाव के कारण लोग उनसे मिलते नहीं हैं। फिर आगे नीना उन्हें उत्तर देते हुए कहती हैं, देंगी क्यों नहीं, अरे ताई वो तो बहुत गुण गाती रहती हैं आपके। कहती हैं, सीख वाली ताई की जुबान भले ही कड़वी हो, पर दिल की बहुत अच्छी है। गांव में उन जैसी भली और मेहनती औरत कोई और नहीं है। नीना ने उत्साह से कहा। जब सीख वाली ताई ने प्रश्न किया कि यहाँ पर नानी उन्हें काजल देंगी कि नहीं, तो उनकी शंका को दूर करते हुए नीना ने उन्हें स्पष्ट किया कि नीना की नानी सीख वाली ताई की काफी तारीफ करती हैं, कहती हैं कि वो बहुत ही मेहनती है और बहुत ही भली है। अपने मेहनत के बल पर ही उन्होंने अपने जीवन के 50 काटे हैं। तो भले उनकी जबान कड़वी है, लेकिन उनके तेरी नानी ने ऐसा सच्ची कहा ताई, कहकर उसी समय नीना दौड़ी दौड़ी गई और नानी से मांगकर काजल की डिबिया ले आई। तो फिर नीना उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती है, सच, हाँ जैसे हम कहते हैं ना कसम से, हाँ सच बात है, 100% ले आती है। सीख वाली ताई ने सप्ताह 2 सप्ताह लगाया, तो आंखों की जलन तो ठीक हो गई, थोड़ा बहुत नजर भी आने लगा, मगर आंखें पूरी तरह ठीक नहीं हुई। फिर तो नीना पर सीख वाली ताई का प्यार थोड़ा बढ़ गया। फिर नीना को पास बिठाकर घंटों बातें करती रहती, प्यार से खिलाती पिलाती,
कभी किसी दिन नीना उनके घर आने से चूक जाती तो डंडा खटखटाते हुए चल पड़ती। किसी तरह खुद को संभालते हुए नीना की नानी के घर जा पहुंचती और प्यार से उसका हाथ पकड़कर ले आती। कहती, नीना तू अपनी किताब ही ले ले, तू मुझे पढ़कर सुनाना। तो नीना के काजल लाने पर सप्ताह 2 सप्ताह तक जब सीख वाली ताई ने अपनी आंखों में काजल लगाया तो काजल से उनकी आंखों की जलन तो कम हो गई और थोड़ा बहुत साफ दिखाई भी देने लगा, लेकिन पूरी तरह उम्र के कारण जो रोशनी कम हुई थी वो अत्यंत स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी उन्हें आराम मिला और जिसके कारण सीख वाली ताई का नीना के प्रति प्यार बहुत बढ़ गया और दोनों हमेशा मिलजुल कर रहने लगी, घंटों घंटों बातें करती और साथ ही ताई नीना को बहुत ही प्यार से मक्के की रोटी और मक्खन भी खिलाती। अगर नीना कभी नहीं उनके घर जाती सीख वाली ताई के, तो सीख वाली ताई खुद अपने आप को किसी डंडे के सहारे संभलते संभलते नीना के नानी के घर पहुंच जाती है और उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने घर ले आती है और उससे कहती, साथ में तो अपनी किताबें भी ले ले कि तू साथ में पढ़ाई भी करना और मुझे भी अपनी किताबें पढ़कर सुनाना, अर्थात उसकी पढ़ाई का भी कोई नुकसान ना हो इसका भी वह ध्यान रखती। नीना अपनी हिंदी की किताब में से कभी उन्हें सबको हंसाने वाले चतुर पीटर की कहानी सुनाती, तो कभी प्रेमचंद की दो बैलों की कहानी। सुनकर सीख वाली ताई कुछ देर तो चुप से रह जाती, फिर एकाएक कह उठती, सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची कहा। और फिर खुद भी किसान और फिद्दी चिड़िया का किस्सा छेड़ देती या लूटन कबूतर का। नीना और सीख वाली ताई का यह प्यार गांव के शरारती बच्चों को तो चुभ ही रहा था। बदला लेने के लिए उन्होंने सीख वाली ताई को तंग करना शुरू कर दिया। ताई दिन में सिर्फ एक दफे चूल्हा जलाती और एक बार में रोटियां बनाकर पूरे दिन के लिए रख लेती। इसी को लेकर उद्यम में बच्चों ने गाना बनाया, वे चिल्ला चिल्ला कर बोलते। देखो यहाँ बच्चों, आगे जब दोस्ती गहरी हो गई, दोनों का प्यार आपस में बढ़ने लगा, तो रोज का नियम हो गया, नीना अपनी किताबें लेकर जाती है और अपनी किताब में से वह चतुर पीटर की कहानी सुनाती, प्रेमचंद की दो बैलों की कहानी सुनाती और साथ ही ताई भी पिद्दी और पिद्दे की कहानी, लोटन कबूतर की कहानी और साथ ही किसान की कहानी सुनाती है। दोनों एक दूसरे को कहानियां सुनाते, बहुत ही प्यार खुश रहते थे। तो उनके प्यार और दोस्ती देखकर जो गांव के शरारती बच्चे उन्हें यह बात चुभने लगी कि ताई केवल नीना क्यों करती है, और साथ ही फिर उन्होंने सीख वाले ताई को तंग करना शुरू किया। सीख वाली ताई बिल्कुल अकेली थी, तो वह अपने दोनों वक्त का खाना एक ही समय रोटियां सेक लेती, बार बार वह चूल्हा नहीं जलाती, एक ही बार वह रोटी सेककर दोनों वक्त के लिए रख लेती। फिर इसी बात पर लेकर बच्चों ने क्या किया, सीख वाली ताई को चिढ़ाना शुरू कर दिया। सीख वाली ताई कितनी रोटी खाई, कितनी बचाई, कितनी बिलोटे ने आकर चुराई। बिलोटे अर्थात बिल्ला। तो यहाँ पर इस प्रकार जो भी बातें संबंधित थी ताई की, उन बातों को लेकर व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति को चिढ़ाने के लिए उससे संबंधित कोई बातें लेकर उसे चिढ़ाता है। तो बच्चों को नीना और ताई के आपसी प्यार उनकी आंखों में नहीं समाया, उन्हें चुभ रहा था, तो उन्होंने ताई को चिढ़ाना शुरू किया। और ये स्वाभाविक बात है कि बच्चे क्या करते हैं, बड़े बूढ़ों को चिढ़ाते हैं और बड़े बूढ़ों को चिढ़ाने में बच्चों क्या होता है, बड़ा ही आनंद आता है। तो उसी प्रकार गांव के बच्चे भी क्या करने लगे, सीख वाली ताई को चिढ़ाने लगे। सीख वाली ताई मक्खन निकालकर एक छोटे से मर्तबान में रख देती और ढक्कन खोलकर उसी में से नीना को निकालकर दे दिया करती थी। इस पर भी गांव के बच्चों ने गाना बना लिया। वे ताई को सुनाते हुए खूब जोर जोर से चिल्लाकर कहते। तो सीख वाली ताई क्या करती, रोज दही को मथ कर उसे मक्खन निकाल लेती और वो जो मक्खन को वो क्या करती, एक मर्तबान अर्थात एक बर्तन में रख देती है। और जब भी नीना उनके घर जाती तो क्या करती, नीना को बड़े ही प्यार से मक्खन खिलाती, उस मक्खन मर्तबान अर्थात बर्तन का ढक्कन खोलकर उसे मक्खन देती। तो इस बात पर जो चिढ़ाना सीख वाली ताई को, तो इस बात पर जब उन्होंने क्या किया, उन बच्चों ने ताई को चिढ़ाना शुरू किया। सीख वाली ताई खोल के ढक्कन खिला दे मक्खन, तू पीना छाछ हम खाए मक्खन। अतः सीख वाली ताई को वो इस प्रकार चिढ़ाने लगे कि ढक्कन खोलकर वो क्या करती हैं, नीना को मक्खन खिलाती है और वो स्वयं क्या करती है, छाछ पीती है और नीना को क्या करती है, मक्खन खिलाती है। तो इस प्रकार वो बच्चे चिढ़ाने लगे।
कि बच्चे की वो इस प्रकार चाहा कि वो उन्हें भी मक्खन खिलाए और वो स्वयं छाछ पिए। ताई को शरारती बच्चों की इस हरकत से गुस्सा तो बहुत आता पर सब्र कर जाती। बच्चों को भी पता था कि ताई को अब ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता, तेजी से चल फिर भी नहीं सकती, तो फिर डर की क्या बात। तो उनकी उम्र लगभग 70 की हो गई थी। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था, डंडे के सहारे चलती थी, आंखों से भी साफ नहीं दिखाई पड़ता था। तो इससे बच्चे एकदम आश्वस्त थे कि ताई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो बच्चों में थोड़ा साहस भी आ गया था और थोड़ी-सी जलन की भावना भी हो गई थी नीना के प्रति, जिसके कारण बच्चे सीख वाली ताई को चिढ़ाने लगे थे। लेकिन सीख वाली ताई को गुस्सा आता, लेकिन अपनी उम्र के कारण वो क्या करती, सब्र करके रह जाती। वह बच्चों को मारने के लिए नहीं दौड़ाती। पर एक दिन की बात, बच्चों ने कुछ ज्यादा ही चिढ़ा दिया, तो ताई अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई। लाठी लेकर पीछे पीछे दौड़ पड़ी, पर अभी कुछ ही आगे गई थी कि एक गड्ढे में उनका पैर पड़ा। लाठी दूर जा गिरी और ताई बुरी तरह लड़खड़ाकर जमीन पर आ गिरी। सिर से खून निकलने लगा, एक पैर भी पूरी तरह मुड़ गया था और ताई हाय हाय कर रही थी। उन्होंने खुद उठने की दो एक बार कोशिश की, पर लाचार थी। बच्चे दूर से यह देख रहे थे, पर पास आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। आखिर गोलू और भीमा ने किसी तरह आगे आकर उन्हें सहारा दिया और उन्हें घर के अंदर ले गए। तो बच्चे रोज उन्हें चिढ़ाते, लेकिन अपनी उम्र के कारण क्या करती, सीख वाली ताई सब्र कर जाती। लेकिन एक दिन बच्चों ने उन्हें इतना अधिक चिढ़ा दिया कि सीख वाली ताई अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई। वो वैसे ही कठोर स्वभाव की थी, तो लाठी लेकर वो क्या करी, बच्चों के पीछे दौड़ पड़ी। उस समय अपने अपने स्वास्थ्य और अपनी वृद्धावस्था का भान नहीं रहा, गुस्से में वो बेकाबू हो गई और बच्चों के पीछे दौड़ पड़ी। उस समय उन्हें कुछ सूझा नहीं और उनकी आंखों की रोशनी भी स्पष्ट नहीं थी, जिसके कारण उनका पैर क्या हुआ, गड्ढे में गिर पड़ा और पैर गड्ढे में गिर पड़ने के कारण लाठी दूर जा गिरी और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई और उनके सिर से खून बहने लगा और एक पैर भी क्या हो गया, पूरी तरह मुड़ गया और फिर ताई दर्द के कारण हाय हाय करने लगी। उन्होंने खुद उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन वृद्धावस्था के कारण, शारीरिक कमजोरी के कारण वो उठ नहीं पाए। बच्चे क्या कर रहे थे, दूर से ही देख रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि उनके मन में अपराध बोध था, उन्होंने गलती की, उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि उनकी गलती के कारण ताई की ये अवस्था हुई, ताई गिर गई, ताई को चोट लगी और साथ ही ताई के कठोर स्वभाव के कारण बच्चे डरते थे, इसलिए वो ताई के पास नहीं गए, दूर से ही देख रहे थे। पर कुछ समय के बाद जब वो देखे कि ताई लाचार हैं, वो अब स्वयं से नहीं उठ पा रही हैं, तो गोलू और भीमा ये दो बच्चे आगे बढ़कर उन्होंने ताई को सहारा दिया और उन्हें घर के अंदर ले गए। देखो बच्चों, ये बगल में ये जो लाल अक्षर में जो पूरा परिच्छेद था, उसके कुछ संजाल दिए, प्रश्न दिए, कृति दी है। परीक्षा में इसी प्रकार का कोई परिच्छेद रहता है और उसकी कृति पत्रिका रहती है और उसे हमें हल करना होता है। जैसे देखो यहाँ दिया, बच्चों के अधिक चिढ़ाने का परिणाम। जब बच्चों ने अधिक चिढ़ाया तो ताई अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई और लाठी लेकर बच्चों के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। फिर उनका पैर क्या हुआ, फिसल गया, उनका डंडा दूर जाकर गिरा और वह फिसल कर जमीन पर आ गिरी, जिससे उनके सिर पर चोट लग गई और उनका एक पैर भी मुड़ गया और वो हाय हाय करके चिल्लाने लगी। इस प्रकार चार मुद्दे तुम बच्चों के अधिक चिढ़ाने के परिणाम करके चारों पॉइंट्स लिख सकते हो। बच्चे दूर से क्यों देख रहे थे, इस वाक्य से क्या बोध हो रहा था, बच्चे दूर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि उनके मन में अपराध की, गलती की भावना थी कि उनके कारण ताई की यह हालत हुई है, साथ ही उनके मन में ताई के कठोर स्वभाव का डर था, इसलिए बच्चे दूर ही थे, उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन फिर भी दो बच्चे आगे फिर हिम्मत करके गोलू और भीमा आगे गए और उन्होंने सहारा देकर घर पर ले आए। अब परिच्छेद में आए शब्द युग। शब्द युग बच्चों देखो, जैसे पीछे पीछे दोनों के बीच में एक लाइन है, इस प्रकार के शब्द हम तुम्हें लिखने हैं। जैसे हाय हाय, तो ये शब्द युग्म कहलाते हैं। ठीक है, हाय हाय और पीछे पीछे, और यहाँ पे एक और शब्द है दो एक, ये सब क्या है, शब्द युग्म है। उसके बाद गुस्से पर काबू रखना, इस पर अपने विचार लिखने, तुम्हें हर बच्चे का अपना अपना विचार होगा, उस पर तुम्हें अपने विचार लिखने हैं। और तुम इस प्रकार भी लिख सकते हो कि हमें गुस्से के समय क्या होता है, हमें जब हमारा गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, हमारा क्रोध बढ़ जाता है, तो हमें अच्छे बुरे की, उचित अनुचित की समझ नहीं रह जाती है, हमारी बुद्धि
नष्ट हो जाती है, एकदम से भ्रष्ट हो जाती है और हम गुस्से में क्या हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं और फिर हम गलत कार्य कर बैठते हैं। इसलिए हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ सीख वाली ताई ने अपने वृद्धावस्था, अपनी शारीरिक अवस्था का ध्यान न रखा और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए, जिसके कारण उनकी यह दुर्दशा हुई, वो गिर गई, उन्हें चोट आई। इसलिए हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। क्रोध क्या होता है, मानव का बहुत ही बड़ा शत्रु होता है, जिससे हमें बहुत ही नुकसान होता है। गुस्से से हम दूसरे का ही नहीं, अपना भी क्या कर लेते हैं, बहुत ही नुकसान कर लेते हैं। इस प्रकार सभी बच्चे अपने अपने विचार प्रश्न पर लिख सकते हैं। चलो, अब कृति हो गई, उसके आगे हम अपना पाठ पूरा करते हैं। नीना ने सुना तो दौड़ी दौड़ी घर गई, नानी को बुला लाई। नानी और नीना दोनों बड़े प्यार से सीख वाली ताई को अपने घर ले गए। पूरे महीने तक नीना अपनी नानी की मदद से सीख वाली ताई की खूब सेवा करती रही। उन्हें हल्दी मिला दूध पिलाया, सिर पैर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टियां बांधी। सीख वाली ताई के मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलते रहे। उनकी कड़वाहट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। यहाँ तक कि जिन बच्चों के कारण वे गिरी, उनके लिए भी कोई कड़वा शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। तो यहाँ पे आगे जैसे ही नीना ने सुना सीख वाली ताई की दयनीय स्थिति के बारे में, तो वह तुरंत अपने नानी के साथ दौड़ कर गई और सीख वाली ताई को अपनी नानी के घर पर ले आई। नानी और नीना ने दोनों ने मिलकर सीख वाली ताई को हल्दी वाला दूध पिलाया, उनके सिर पर तथा पैर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टियां बांधी, उनकी सेवा की और लगभग 1 डेढ़ महीने में सीख वाली ताई ठीक हुई। और इस दौरान, सेवा के दौरान, सीख वाली ताई नीना को खूब आशीर्वाद देती रहती और इस समय उनके मन की कड़वाहट धीरे धीरे कम होने लगी नीना की सेवा के द्वारा। और साथ ही उनकी बाकी के बच्चों के प्रति भी उन्होंने कोई भी कड़वे शब्द नहीं बोले। अर्थात नीना के प्यार के कारण उनके मन की कड़वाहट क्या हो गई, पूरी तरह समाप्त हो गई। कड़वाहट की जगह प्यार ने ले लिया। तो सीख वाली ताई का जो अवगुण था, जो कड़वा स्वभाव था, वो नीना ने अपनी दोस्ती तथा अपने प्यार से उनकी मृदु स्वभाव में बदल दी, उनकी कड़वाहट को। बच्चे पहले तो दूर दूर डरे डरे से रहे, पर फिर भी वे नीना के साथ मिलकर ताई की सेवा में जुट गए। कोई महीने 1.5 महीने में पूरी तरह ठीक हो गई। ताई को नीना और बच्चे ही उनके घर छोड़ कर आए। अब तो बच्चे हर समय उन्हें घेरे रहते, अपनी किताबों में से पढ़ पढ़ कर उन्हें कहानियां सुनाते, महाभारत और रामायण की कथाएं भी सुनकर ताई भी खुश होकर उन्हें दिलचस्प किस्से कहानियां सुनाती। कभी किसी अलबेले जादूगर की, तो कभी पिद्दीपुर की महारानी की। बचपन में सुनी हजारों कहानियां सीख वाली ताई को याद थी और उनका खजाना कभी खत्म होने में नहीं आता था। उन्हें सुन सुनकर बच्चे हंसते, संग संग ताई भी। तो जब ताई दुर्घटनाग्रस्त थी, उस समय नीना ताई की सेवा करती और साथ ही जो बाकी के गांव के बच्चे थे, पहले तो दूर दूर और डरे डरे से थे, लेकिन फिर बाकी के बच्चे भी ताई की सेवा में जुट गए, क्योंकि उनके मन में अपराध की भावना थी कि उनकी गलती के कारण ताई की यह हालत हुई है और ताई के परिवार में कोई नहीं है। तो नीना के साथ साथ वे बच्चे भी ताई की सेवा करने लगे। फिर धीरे धीरे ताई 1 डेढ़ महीने में ठीक हो गई और ताई और को नीना तथा गांव के सभी बच्चे मिलकर ताई के घर ले गए और फिर सभी बच्चे नीना के साथ, ताई के साथ, ताई घर पे आने लगे। ताई से अच्छी अच्छी बातें करने से दोस्ती उन बच्चों ने और उनकी कहानियों को कभी खत्म नहीं हुआ था और कहानियों को सुनकर बच्चे बहुत खुश होते और साथ साथ ताई भी बच्चों की कहानियां सुनकर बहुत ही खुश होती। इस प्रकार बच्चे और ताई का आपसी प्यार, आपसी दोस्ती बढ़ने लगी और ताई के मन की कड़वाहट तथा जीवन का अकेलापन दोनों ही क्या हो गया, दूर हो गया। अचरज की बात यह कि नीना की नानी के काजल का असर था या बच्चों की खिलखिल का, सीख वाली ताई की आंखें भी काफी कुछ ठीक हुई चली थी। तो
सीख वाली ताई की आंखों की जो रोशनी कम हुई थी, तो चाहे काजल का कुछ असर था या बच्चों का अपनापन, बच्चों की खिलखिलाहट के कारण भी सीख वाली ताई की आंखें कुछ कुछ ठीक हो गई थी। तो प्यार का जीवन में बहुत ही महत्व होता है और प्यार तभी मिलता है जब हम लोगों को प्यार करें। प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। जब सीख वाली ताई ने अपने पास बच्चों को आने दिया, बच्चों से प्यार करने लगी, तो बच्चे भी उनसे लगाव करने लगे, उन्हें चिढ़ाना छोड़ दिया और दोनों अच्छे से रहने लगे। तो जीवन में हमें अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लोगों से घुलना मिलना चाहिए, उनसे प्यार पूर्वक रहना चाहिए। कड़वा स्वभाव से हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, हमें अपने स्वभाव को व्यवस्थित रखना चाहिए। और सीख वाली ताई कभी कभी कहा करती, आज मैं समझ पाई हूँ कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। मीना मुस्कुराकर कहती, ताई जब मैं बड़ी होंगी तो सीख वाली ताई की कहानियां नाम से तुम्हारी कहानियों की किताब छपवाऊंगी। सुनकर भलैया लेती थी ताई और इस तरह मीठी मीठी मोहक हंसी हंसी की कुछ ना पूछो। तो इस प्रकार बच्चों का, नीना का था सीख वाले ताई का प्यार बढ़ते गया और साथ ही सीख वाली ताई को फिर एहसास होने लगा। जब भी वो बच्चों से बातें करती है तो बीच बीच में वह कहती, क्या मुझे पता चल गया है कि प्यार लुटाने से क्या होता है, प्यार मिलता है। 21-22 की उम्र में ही सीख वाली ताई विधवा हो गई थी, जिससे उनके जीवन में एकदम नीरसपन आ गया था, उनका स्वभाव एकदम कड़वा हो गया था। तो लगभग 70 वर्ष की उम्र में नीना के प्यार और वात्सल्य ने उनके स्वभाव की कड़वाहट को दूर की, उन्हें यह एहसास दिलाया कि प्यार लुटाने से ही क्या होता है, प्यार मिलता है और जीवन में आशा की किरण दिखाई देती है। तो इस प्रकार सीख वाली ताई की कड़वाहट खत्म हुई और वाली ताई मीना और बच्चों को उसके बारे में मीना कहती है जो बड़ी हो जाएंगी तो सीख वाली ताई की कहानियों की क्या करेंगी, किताब छपवाएंगी ताकि सब बच्चे सीख वाली ताई की कहानियों को पढ़ सके। यह सुनकर सीख वाली ताई मीना को भलैया लेती अथवा प्रकट करती। बड़े माता पिता से बच्चों को अपना प्यार प्रकटते हैं, तो उसी प्रकार वो क्या करती, मीना के प्रति अपना प्यार प्रकट करती और साथ ही बहुत ही मीठी मोहक मन को मोहने वाली हंसी हंसी और जिसे उनके चेहरे का मर्दानापन कड़वापन वो क्या लगता, कम लगता। बच्चे उनसे डरते नहीं। चलो बच्चों स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। ताई की विशेषताएं, हमें अपने ताई की विशेषताएं बताने हैं। ताई की विशेषताएं क्या क्या थी? ताई बहुत ही दबंग स्वभाव की महिला थी। दमक अर्थात द्रोबीला, प्रभावशाली कि लोगों पर एकदम प्रभाव पड़ जाए। साथ ही लंबी चौड़ी थी, ऊंची कद काठी वाली थी अर्थात उनका शरीर काफी लंबा चौड़ा था। उनका रंग कैसा था? सांवला और पक्का रंग था। उनकी बोली कैसी थी? एकदम सख्त तथा कड़वी थी। अब कहानी में प्रयुक्त पात्रों के नामों की सूची। कहानी में सबसे पहले सीख वाली ताई थी। कहानी में उल्लेख हुआ है सीख वाली ताई के पति का नाम किशोरी लाल। लेकिन यहाँ पे नाम की सूची एक और बताइए। नीना है, नीना की नानी है और गोलू और भीमा है। इन बच्चों के नामों का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा सीख वाली ताई के सास ससुर का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन उनके नामों का कोई उल्लेख नहीं है। तो सीख वाली ताई पति किशोरी लाल, सीख वाली ताई के सास ससुर, नीना, नीना की नानी, गोलू और भीमा। ताई का वात्सल्य प्रकट करने वाले वाक्य ढूंढकर लिखिए। अब ताई के देखो वात्सल्य प्रकट करने वाले वाक्य तुम लोगों ने बच्चों देखा था। तुझे मक्खन अच्छा लगता है ना, ले खा। इस प्रकार के वाक्य थे पेज नंबर 4 पर। देखो यहाँ अच्छा लगता है ना, ले खा। नीना के प्रति अपना वात्सल्य प्रकट करती है, साथ ही उसकी किताबों से संबंधित बातें भी करती हैं। अच्छा, ऐसा लिखा है तेरी किताब में, बता बेटी और क्या क्या लिखा है तेरी किताब में। तो इस प्रकार वात्सल्य प्रकट करने वाले वाक्य और प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है, इस पर विचार
सभी बच्चे अपने अपने विचार लिख सकते हैं। अगर हम सामने वाले को प्यार करेंगे तो ही सामने वाला क्या करेगा, उसका प्रतिकार करेगा, हमें भी प्यार करेगा। अगर हम कड़वा स्वभाव रखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार से समाज से प्यार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। कोई भी चीज अगर हम किसी को देंगे तो ये वो चीज हमें मिलेगी। जैसे गिव एंड टेक फिलॉसफी, अगर सीख वाली ताई ने जब बच्चों से प्यार किया तो ही बच्चों ने उन्हें प्यार दिया, अन्यथा बच्चे उनसे डरते। हमें समाज में लोगों से, बच्चों से मिलजुल कर रहना चाहिए, उनसे प्यार से पेश आना चाहिए। कुछ प्रश्न है बच्चों, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है बच्चों? किसी कोई प्रश्न नहीं है? अच्छा ठीक है, व्याकरण के भी कुछ प्रश्न है, वो भी स्पष्ट कर देते हैं। अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, यह शुद्ध वाक्य है, उसका शुद्ध वाक्य देख लियो। अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखा। मैं बात को हंसी से टाल गया, मैं बात हंसी में टाल गया। कल मैंने उसका साथ करा था, उसकी जगह आएगा कल मैं उसके साथ था। गोपाल जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है, उसकी जगह पर आएगा गोपाल शायद जानता है कि उसका मित्र बीमार है। तुम मेरे मित्र हो, मैं आपको खूब जानता हूँ, उसके स्थान पे आएगा तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमको खूब जानता हूँ। गत रविवार वह मुंबई जाएगा, उसके स्थान पे आएगा गत रविवार वह मुंबई गया था। वहां कोई लगभग 1 दर्जन सेब रहे होंगे, वहां 1 दर्जन सेब रहे होंगे। तुमने मेरी पुस्तक क्यों नहीं लौटा दी है, तुमने मेरी पुस्तक क्यों नहीं लौटाई। हिंदी शब्दों को प्रयोग के आधार पर लेखन करना, प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों का लेखन करना। मैं लिखना पढ़ना करने लगा हूँ, उसके स्थान पे आएगा मैं लिखने पढ़ने लगा हूँ। कोई प्रश्न है बच्चों? ठीक है, पर्यायवाची शब्द देख लो बच्चों। अन्य का दिया है भिन्न, उसके स्थान पे आएगा अलग, इतर। अनुचर का सेवक, चाकर, नौकर। हर्ष, प्रसन्नता, आनंद, खुशी, पारितोष। खेतिहर का किसान, कृषक, हलधर। मनुष्य का मानव, इंसान, आदमी, मनुष्य। रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र, सागर, जलधि और अम्बुधि भी कहा जाता है। अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है कानन। हम लोगों ने कानन ये शब्द पढ़ा था ना अद्भुत वीर में। कानन, विपिन, ये दोनों शब्द अद्भुत वीर में पढ़े थे। और इसके अलावा वन, ये भी शब्द हम लोगों ने पढ़ा है, कानन, विपिन, वन। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें बड़े बूढ़ों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और साथ ही हमें अपने समाज में आस पड़ोस से सभी लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपने गुस्से पे हमें काबू रखना चाहिए। गुस्सा हमारे विवेक को नष्ट कर देता है, हमें उचित अनुचित का भान नहीं रहता है। और हमें समाज में एक दूसरे से प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। और हमें हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमियां होती है, कोई अवगुण होती है, और हमें क्या करना चाहिए, उस अवगुण को, उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमें कोई सीख या कोई अच्छी बात किसी छोटे से मिल रही है या बड़े से मिल रही है। जहां से भी हमें कोई अच्छाई मिले
उसे हमें क्या करना चाहिए? आत्मसात करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और साथ ही अपनी कमियों को दूर करने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। चाहे हमारी कोई भी उम्र हो, कोई भी अवस्था हो, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। सीखने की प्रक्रिया या माता के गर्भ से लेके मृत्यु की सैया तक चलती रहती है और हमें सतत कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए और अपने जीवन की कमियों को दूर करते रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।